started. So guys, a very good evening to one and all. And मैंने कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के ग्रुप के ऊपर डाले थे, ग्रुप के ऊपर शेयर किए थे कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस करना चालू किए। सर्किट वाले भी थे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी डाले थे, जैसे वैसे हो सके। ओके, तो जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों से बन रहे हैं, उम्मीद करता हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पूरे कर लिए होंगे, लेकिन आई गेस आप लोगों को बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहे हैं तो आप डाउट पूछिए, और अगर बन गए हैं कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस करने हैं, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है अपन लोगों को। एंड राइट नाउ फ्रॉम टुडे वी गोना स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज कहना चाहिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 है, क्योंकि आज से अपन ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कैपेसिटर तक का हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट 1 पहला कंप्लीट हो चुका है। एंड हम अपना कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए, हम अपनी कंटिन्यूएशन को देखते हुए यहाँ अपने नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उस पूरे कंटेंट के अंदर इट वाज ऑलरेडी अज्यूम्ड, ये हम पहले से मान के चल रहे थे कि चार्ज इज एट स्टेशनरी, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज रुका हुआ है। हम ये अज्यूम करके चल रहे थे, हम ये मान के चल रहे थे। अब जब हम आगे मूव कर चुके हैं, हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर द चार्ज विल स्टार्ट मूविंग। अब हमारा चार्ज रुका हुआ नहीं है, अब हमारा चार्ज मोशन करना चालू कर देगा, मोशन एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा, जैसा कि चैप्टर का नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे सामने ये जो शब्द है करंट, ये तभी एग्जिस्ट करता है। करंट का मतलब ये होता है कि चार्ज अब मोशन में आ चुका है। तो whenever we say the charge is in motion, we talk about current। जब भी चार्ज मोशन में आएगा तो चार्ज मोशन में आने का मतलब होता है कि वो करंट की बात की जा रही है। तो यहाँ हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत भी करंट इलेक्ट्रिसिटी की इस डेफिनेशन के साथ ही होती है। What exactly do we mean by current? Electric current is defined as the rate of flow of charge। तो नोट कीजिए सभी लोग, लिखिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट की डेफिनेशन या इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज the rate of flow of electric charge, the rate of flow of electric charge। Obviously अगर मैं करंट को, जैसा कि हमेशा अपन अज्यूम करते हैं, I अज्यूम कर लेता हूं, तो करंट I अज्यूम करने के कारण I will become equal to Q upon T, where Q represents the charge and T represents the time। चार्ज अपॉन टाइम, इस चार्ज अपॉन टाइम को ही हम लोग करंट कह रहे हैं। बात जब यूनिट की होती है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर चार्ज को मेजर कर लेते हैं कूलम में, टाइम को मेजर कर लेते हैं सेकंड में। दिस कूलम पर सेकंड इज आल्सो कॉल्ड एम्पियर। इसका मतलब 1 एम्पियर करंट तब जनरेट होगा जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करेगा। 1 ampere of current will be generated when 1 coulomb of charge flows through a circuit for 1 second। कोई भी सर्किट हो सकती है, it really doesn't matter। मतलब यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं ये AC DC की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग प्योरली बात कर रहे हैं, साधारण बात कर रहे हैं प्योरली करंट की। अब वो करंट कोई सा भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, it could be anything। So whenever we deal with current, the unit has to be ampere। एम्पियर से छोटी यूनिट अपन लोग माइक्रो एम्पियर्स में मेजर करते हैं, मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, बट मेजॉरिटी केसेस में वी प्रेफर टू हैव द यूनिट एज एम्पियर। एंड 1 एम्पियर मींस 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट फॉर 1 सेकंड। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है तो हम कहते हैं उसे कि वो 1 एम्पियर का करंट होगा। करंट को अपन फर्दर ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि I is equal to Q upon T हमने लिखा हुआ है, बट from quantization of charge Q is equals to N into E होता है। तो therefore हमारे पास करंट का एक और एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मिल जाता है, I बराबर NE अपॉन T। याद रखिए दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशन, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसलिए आप लोगों को लॉजिक्स याद होने चाहिए। हर किसी के फॉर्मूले आप रट नहीं सकते, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करना जरूरी हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आपको लॉजिक समझ में आ जाएंगे तो आप कभी भी अटकेंगे नहीं, उस फॉर्मूले को आप लोग डिराइव कर सकते हैं आसानी से।
So kindly beware of this thing that you need to memorize and you need to remember all the expressions, especially those which are required for the derivation part, जिनमें से एक ये भी है। तो जब हम बात करंट की कर रहे हैं यहाँ पर, तो करंट क्या था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग लेट आए, तो चार्ज इन मोशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हमने प्रेफरेबली यहाँ पर क्यू अपॉन टी से फिर आगे यूनिट डिराइव कर ली। यहाँ एक बात नोटिस करने लायक होगी कि जब हम बात करंट की कर रहे हैं, जब हम बात करंट के रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो बावजूद उसके करंट इज कंसीडर्ड टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। आस्था मुझे बता सकती हो आप कि करंट को स्केलर क्यों बोलते हैं? आस्था, why current is said to be scalar quantity? जबकि अपन करंट में डायरेक्शन की बात करते हैं, करंट में बात करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह वगैरह, तो भी अपन उसको बोलते हैं कि वो स्केलर है। याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इशू, व्हाट डू यू से? थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शनल आंसर दे रहे हो। और कोई? आंचल वुड लाइक टू आंसर? हाँ प्रांजल, बहुत हद तक बिल्कुल सही बताया आपने। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो मैंने कहा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी इसीलिए है, नंबर 1, एक प्रांजल ने पॉइंट कहा है क्या, इट डज नॉट फॉलो, इट डजंट फॉलो वेक्टर लॉस। जैसे अभी प्रांजल ने जो बात कही, मैं उसी को मॉडिफाई करके बोल रहा हूं कि जो स्केलर क्वांटिटी है या जो करंट की हम बात कर रहे हैं, ये करंट किसी भी तरह का वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता, चाहे वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हो, चाहे वो वेक्टर लॉ ऑफ एनीथिंग। कुछ अंशु शायद पूछना चाह रही थी या बोलना चाह रही थी। नहीं, स्केलर के लिए तो सिर्फ एक ही रीजन है अंशु, जो आप चीज बोल रहे हो, मेरा ख्याल है आपने किरचॉफ लॉ पढ़ लिया है, तो शायद किरचॉफ से रिलेटेड आप सोच रही हो या समझ रही हो। तो अगर पढ़ लिया है तो ठीक, नहीं भी पढ़ा हो, एनी सिचुएशन, करंट अगर बहुत सारी ब्रांचेस से आ रहा है, एग्जांपल के तौर पे ये एक पॉइंट और यहाँ पर करंट जो है बहुत सारी अलग अलग जगहों से आ रहा है, जा रहा है, और इसका रिजल्टेंट मुझे निकालना है, इन दैट इवन सिचुएशन, उस सिचुएशन में भी करंट स्केलर ही रहेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए मैं किसी भी तरह का वेक्टर लॉ यूज नहीं कर सकता, मुझे नॉर्मल स्केलर लॉज ही लगाने पड़ेंगे। और लॉज लगाने पड़ेंगे का मतलब मैं I1, I2, I3, I4, I5 को प्लस या माइनस ही कर पाऊंगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है अंशु? तो अगर मुझे एक लाइन में आपको इसको सम अप करना हो, एक लाइन में मेरे आंसर के मेरे को रीजन समझाना हो कि व्हाई करंट इज कंसीडर्ड टू बी अ स्केलर क्वांटिटी, तो जवाब बड़ा सिंपल सा है, इट डज नॉट फॉलो एनी वेक्टर लॉस। ये किसी भी तरह के वेक्टर नियमों को फॉलो नहीं करता, ये सिंपली एडिशन के ऊपर काम करता है, अलजेब्रिक सम या एडिशन जैसा हम लोग करते हैं उसको फॉलो करता है, इसलिए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिख लेना आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग लिख रहे होंगे, ये लिख लीजिएगा कि why current is not a vector quantity, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्यों नहीं है, ये जरूर लिख लीजिएगा आप अपने रजिस्टर में, अपने कॉपी में, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है बाद में, जब हम याद करते हैं, बाद में जब ढूंढते हैं तो मिलता कुछ भी नहीं है और परेशान होते रहते हैं। हाँ जी बोले होता। फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि जितने भी पॉइंट पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर हम लॉ को अप्लाई करते हैं, करंट की बात करते हैं, तो करंट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद चार्ज, और अगर चार्ज से एसोसिएटेड है तो चार्ज खुद एक स्केलर क्वांटिटी है।
चार्ज है, टाइम है, उसके बाइफरकेटेड उसकी सारी की सारी ब्रांचेस सिर्फ और सिर्फ स्केलर है, ऐसा कह लो। रीजन के लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही लिखा जाता है। जो तुम पूछ रही हो उसके पर्टिकुलर में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है होता? जब बात करंट की ही उठी है तो दूसरा सबसे मेजॉरिटी सवाल, और ये सवाल मैं दोबारा आस्था से पूछना चाहूंगा। आस्था बताओ, व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जब पूछा जाए या जब बताया जाता है या बोला जाता है तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, in the direction of flow of protons, या जैसा कि आस्था ने बताया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले एक नंबर का सही, लेकिन ये एक नंबर का क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है और कई दफा बहुत दफा हम लोग इसके आंसर्स भूल जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता क्या लिखना है, का पॉजिटिव से नेगेटिव लिखना है, प्रोटॉन लिखना है, इलेक्ट्रॉन लिखना है। तो इसको दो तरीके से बताया जा सकता है। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is in the direction of flow of proton, मतलब जहां प्रोटॉन जाएगा वहां करंट जाएगा, बड़ा सिंपल। या फिर आप बोल लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि प्रोटॉन कहां जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होगा, अट्रैक्शन दिखाएगा, और अट्रैक्शन होने की वजह से वो उसकी तरफ डेविएट होगा, उसकी तरफ भागेगा। और यही एक कारण है कि हम इसका डायरेक्शन बोल सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर हम बोल सकते हैं इट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। दोनों में से दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, दोनों ऑप्शन सही है। दोनों आप लोग अपने रजिस्टर में नोट कीजिएगा जरूर, ताकि याद भी रहे आप लोग। काफी चीजों को मैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेके समझाते हुए चल रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, भारी भरकम टॉपिक समझ लेते हो, भारी भरकम टॉपिक्स याद भी रह जाते हैं, लेकिन हल्के फुल्के भूल जाते हैं, हल्के फुल्के दिमाग से निकल जाते हैं। और यहीं पर जरूरत आती है इन छोटे मोटे टॉपिक्स की, जो कि बहुत बेहद अच्छा काम करते हैं आगे चलकर। और इसी की श्रेणी में, इसी की कहानी में हमारा अगला टॉपिक आ जाता है, पुट अप द हेडिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम की चीज है क्या? सबसे पहली बात तो अपन लोग क्यों समझ लें। अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझानी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाने के लिए मुझे आपसे पहले ये पूछना पड़ेगा, क्या आप सभी लोग कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर, इन सब के नाम सुने हुए हैं, इन सबको जानते हो? मेरे ख्याल से जानते होंगे, है ना? जब बात कंडक्टर की होती है तो कंडक्टर को कंडक्टर बनाता कौन है? कंडक्टर को कंडक्टर बनाता है उसके अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इंसुलेटर है, अगर कम है तो वो सेमीकंडक्टर है, बहुत ही ज्यादा है तो सुपरकंडक्टर है। इस तरह से हम 3 या 4 श्रेणियों में, 4 अलग अलग कैटेगरीज में कंडक्टर की कंडक्टिविटी को क्लासिफाई कर सकते हैं आसानी से। और यहां पर वहीं पे इंपॉर्टेंस आ जाती है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम की चीज है क्या। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंसेप्ट्स के ऊपर समझते हैं, लेकिन इसको सबसे आसान तरीके से मैं वही कंसेप्ट इस्तेमाल करके समझाऊंगा जिसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते वक्त यूज किया था। क्या आपको याद हो तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब आपकी असेंबली होती है तो आप इधर उधर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हो, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल आ जाता है, जैसे ही टीचर्स या मैडम्स आ जाती हैं, तो सारे के सारे सेग्रीगेट हो जाते हैं और अपनी अपनी लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं और एक अरेंजमेंट आ जाता है प्रॉपर। ठीक उसी तरह से अगर मैं किसी कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन सबका रैंडम मोशन होता रहता है। ये सब रैंडमली मूव करते रहते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर के आसपास लेफ्ट एंड राइट में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं, मान लो मैं इसके साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट कर देता हूं, एक बैटरी लगा देता हूं, तो बैटरी लगते ही साथ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ और सारे के सारे प्रोटॉन राइट की तरफ डेविएट होना चालू हो जाएंगे और सबके सब एक औकात पर लाइन में अलाइन हो जाएंगे। डू वी एग्री ऑन दिस थिंग? गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज ओके।
ओके, एब्सोल्युटली फाइन। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप मेरी इस बात से भी वाकिफ होंगे या समझेंगे कि जब मैं बात इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के रैंडम मोशन की बात कर रहा हूं, जब ये पार्टिकल्स रैंडमली इधर-उधर मूव कर रहे हैं, तो रैंडमली मूव करते वक्त कई बार ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से टकरा जाएगा, कई बार प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा। भाई ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जब रैंडम मोशन हो रहा हो तो टकराव ना हो। टकराव तो होना बदकिस्मती है या बाय डिफॉल्ट होना ही है, कोइंसिडेंस है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ टकराएगा तो वो तो न्यूट्रलाइज हो गया, एक माइनस ने एक प्लस को खा गया या एक प्लस एक माइनस को खा गया, तो दोनों ने मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। ऐसे केसेस में, ऐसी सिचुएशंस में कई सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो पेयर हैं वो डेड हो जाते हैं, वो जीरो बना देते हैं। एक चीज तो ये समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि ज्यादा अहम है और इनफैक्ट मेरा सवाल भी है, इनफैक्ट कृतिका मैं आपसे पूछना चाहूंगा सवाल। मैंने अपने एक्सप्लेनेशन की शुरुआत में कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रैंडम मोशन में होते हैं। कृतिका क्या आप इस बात से हामी भरती हैं? क्या आप इस बात को हाँ बोलती हैं? ठीक है, तो अब मेरा सवाल यह है आपसे इनफैक्ट मैं साहिल से पूछना चाहूंगा। साहिल, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रैंडम मोशन में है और मूव कर रहे हैं, तो मेरा सवाल साहिल आपसे यह है कि इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को मूव करने के लिए एनर्जी कहां से मिली कि वो मूव कर रहे थे? और कुछ? और कोई? हाँ, कोलिजन तो है, कोलिजन तो होता है, लेकिन उसके पास वो एनर्जी कहां से आई जिसकी वजह से वो कोलाइड कर रहा है? मैं तुम्हें पुश करूंगा तभी तुम आगे जाओगे। हाँ, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस कहा इशू ने। और कोई? खुदा भी बोल रही थी। ओके, इसके लिए मेरे पास ज्यादा अच्छा शब्द है जो आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं उनके पास। द वर्ड इज, इन सभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के पास अपनी खुद की एक थर्मल एनर्जी होती है दोस्तों। अब 11वीं सभी लोग पढ़ के आए हैं तो सभी लोग को इतना तो पता होगा कि थर्मल का मतलब होता है हीट एनर्जी। तो मैं बड़ी कोई अनोखी सी एनर्जी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सिंपल सी थर्मल एनर्जी की। सब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के पास थर्मल एनर्जी अवेलेबल होती है और यही थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो अपने मोशन के लिए। इसके बाद बात आती है ईशो ने जो कहा या हुदा ने जो कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव प्रॉपर्टीज जनरेट होती है और वहां से उनका फोर्स और बढ़ता है। तो जो मेरा सवाल था कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास एनर्जी कहां से आई, उसका जवाब है थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या थर्मल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स। इनमें ये थर्मल एनर्जी ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स के पास ही होती है, प्रोटॉन्स के पास कुछ खास नहीं होती। तो सवाल ये पैदा होता है फिर प्रोटॉन क्यों मूव करने लगा? बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन जहां जहां चला प्रोटॉन उसके पीछे पीछे हो चला। अट्रैक्शन तो है ना दुनिया का नियम, तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन को भी एनर्जी मिल गई, प्रोटॉन भी मूवमेंट करने लगा। तो इस तरह से पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर हमेशा एक कंटिन्यूअस रैंडम मोशन चलता रहता है, जिसमें कई बार ज्यादातर इस थर्मल एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से टकरा जाता है। और यही एक कारण है कि हम बोलते हैं कि देयरफॉर ड्यू टू इंटर एटॉमिक कोलिजंस, इसको इंटर एटॉमिक कोलिजंस केमिस्ट्री की भाषा में मैंने बोल दिया, आप इसको इंटर एटॉमिक कोलिजन ना बोलकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोलिजन भी बोल सकते हो। यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कोलिजन की मैं बात कर रहा हूं। So due to the interatomic collisions या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोलिजन, क्या the average thermal energy या और प्रिसाइजली मुझे बोलना चाहिए the average velocity, thermal velocity, average thermal velocity of electrons या protons become zero। इन सारे पार्टिकल्स की जो एवरेज थर्मल एनर्जी है वो एवरेज थर्मल एनर्जी या फिर उस एवरेज थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसका मतलब मुझे कहना पड़ेगा जैसे u1 plus u2 plus u3 and so on up till un divided by n, क्योंकि मैं एवरेज की बात कर रहा हूं तो मैंने एवरेज कैसे निकालूंगा? सभी की वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज।
तो अगर 10 वेलोसिटी है, 10 पार्टिकल्स हैं तो 10 का लिखूंगा, 5 है तो 5, 3 है तो 3, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 अकॉर्डिंगली। तो जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो हमेशा 0 होती है। और यहीं पर हमारा दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए भी और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए भी कि why the average thermal velocity of electrons is 0। जवाब भी मैंने आपको बता दिया, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से टकरा जाता है, जब भी टकराएगा तो वो न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए अपन ने एवरेज की बात की है, टोटल की नहीं की। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो उस चीज का ध्यान रखिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज, मतलब सबका जोड़, ठीक है ना। एवरेज थर्मल वेलोसिटी बिकम्स 0। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ में आ गया। तो शुड आई प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ाऊं गाड़ी को? आपके नॉलेज के लिए, आपके लिए मैं यहां पर बता देता हूं, लिख देता हूं कि ये जो U1 है, U2 है, ये सब थर्मल वेलोसिटी है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की। इट इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, दोनों में से कुछ भी कह लो आप। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने जब तक उसमें फील्ड अप्लाई नहीं करी थी, ये ब्लू रंग का जो दिख रहा है आपको, ब्लू रंग का मतलब है कि मैंने फील्ड बाद में लगाई है। अभी ये विदाउट फील्ड हो रहा है, जो भी हो रहा है। जैसे ही मैंने फील्ड अप्लाई करी, जैसे ही मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही साथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते ही साथ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आ जाएंगे, सारे के सारे प्रोटॉन राइट की तरफ चले जाएंगे, जैसा कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप लोग जानते हो। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस कंडक्टर की लेंथ को L बोल देता हूं, तो therefore now electric field which is applied by me, जो मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है, उसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था? इट वाज -dV/dr, अगर आपको याद हो तो इस कंटेक्स्ट में मैं इसकी मैग्नीट्यूड कितना ले सकता हूं? E बराबर V/L, क्योंकि dr रिप्रेजेंट करता था उसकी लेंथ को। तो यहाँ कंडक्टर की लेंथ है L, पोटेंशियल है V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? E will be equal to V/L। This is the electric field which is applied by me so that all the electrons are moved। अच्छा, जैसे ही प्रिंसिपल आता है, जैसे ही स्कूल के टीचर आता है, तो सारे लोगों के बीच में भगदड़ चालू हो जाती है, हर कोई अपनी क्लास की तरफ भागना चाहता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जैसे ही फील्ड आप अप्लाई करोगे तो सब इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ और सब प्रोटॉन भागने की तरफ कोशिश करेंगे, और भागने के दौरान टक्कर तो होनी लाजमी है। इसीलिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है ड्रिफ्ट। लड़के जितने भी हैं वो लोग इस ड्रिफ्ट को अपनी गाड़ी के ड्रिफ्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में भी ड्रिफ्टिंग इसी से लिहाज से बनती है, झटके से निकलना, ड्रिफ्ट करना गाड़ी को। तो ड्रिफ्ट इज समवट रिलेटेड टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एकदम से होने वाला रिएक्शन। यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन एकदम से भागे, दे गॉट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द बैटरी। जैसी बैटरी में लगाई गई, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, ऑल द प्रोटॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, जिसकी वजह से मूवमेंट हुआ। थर्मल एनर्जी तो जीरो थी, अपन देख चुके थे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को इसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है कि वो इधर भागे, और प्रोटॉन को बताया जा रहा है भागकर इधर भागे। इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे फोर्स लग रहा है। नाउ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, कितना होगा? फोर्स, जनरली अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में Q into E। अगर मैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो इट हैज टू बी इक्वल टू F बराबर E into E। ध्यान रहे कि आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन ओनली। तो इलेक्ट्रॉन ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर लिया? इट विल बी इक्वल टू E into E। और इलेक्ट्रॉन में बार-बार रिपीट कर रहा हूं, तो आई कैन पुट अप अ नेगेटिव साइन ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चाहे प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव फोर्स हो गया। दिस विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो। अब ये फोर्स एक्सपीरियंस करने के कारण इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स गेट एक्सेलरेटेड, तो उनका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो इट वुड इंप्लाई फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो माइनस ऑफ E into E, which means m into a में E, which is the acceleration of the particle, will be minus of E upon m। ये वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन के साथ हमारा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भाग रहा है, दौड़ रहा है, मजबूर हो चुका है वो इधर उधर जाने के लिए। ये बात समझ में आई कि नहीं सभी लोगों को? बताइए।
Give me a thumbs up everyone if it is clear to all of you. ठीक, अब अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो एक चीज ये भी क्लियर कर लीजिए कि एक्सेलरेशन जैसे ही पार्टिकल को मिलेगा उसकी एवरेज थर्मल एनर्जी तो जीरो थी, थर्मल वेलोसिटी तो जीरो थी। जैसे ही ये एक्सेलरेशन इस पार्टिकल को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को फॉर एग्जांपल, वो दौड़कर पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश करेगा और ऐसा करने के दौरान वो प्रोटॉन से टकराएगा क्योंकि रैंडम मोशन। इस प्रोटॉन के टकराने से ठीक पहले इलेक्ट्रॉन, समझो यहां से निकला, प्रोटॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा होगा उस टाइम को हम लोग बोलते हैं उसका रिलैक्सेशन टाइम। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भागते हैं और भागने के दौरान जब उनका टकराव होता है, जब वो आपस में टकराते हैं तो उनके ठीक टकराने से पहले, इलेक्ट्रॉन के निकलने और प्रोटॉन के टकराने से ठीक पहले बहुत ही छोटा सा टाइम पीरियड होगा, बहुत ही छोटा, मिली सेकेंड बोल लो आप, तो मिली सेकेंड होगा शायद वो, या एक सेकेंड बहुत ज्यादा बड़ा टाइम हो गया, हालांकि वो टाइम पीरियड कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो अगला सवाल जो यहां पर खड़ा होता है कि व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम व्हिच इज टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन before getting collided with the proton, electron getting collided with proton या proton getting collided with electron after the application of electric field, external electric field। मैं लिखवाऊंगा आखिरी में सब कुछ। तो अब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ तो उसकी वेलोसिटी पहले u1 u2 u3 थी, बाद में जब एक्सेलरेट हो गया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो कितनी हो गई वेलोसिटी? तो अब मैं यहां पर अज्यूम कर रहा हूं कि लेट्स से velocity attained by the particle is equal to v by u1 u2 u3 जो भी थी उसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी। अब मैंने इसकी वेलोसिटी मान ली v जब उसने एक्सेलरेशन अटेन कर लिया। तो देयरफॉर पहले पार्टिकल, इतने सारे पार्टिकल्स में से पहले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at होता है। तो v1 बराबर u1 प्लस a1 इनटू टाउ। यहां पर ये जो टाउ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिलैक्सेशन टाइम को। जिस तरह से टॉर्क लिखा करते थे, टॉर्क बनाया करते थे, तो वो टॉर्क की तरह यहां पर हम लोग रिलैक्सेशन टाइम को इंडिकेट करते हैं दोस्तों। तो v1 विल बी इक्वल टू u1 प्लस a इनटू टाउ है। यहां पर टाउ के साथ मैंने 1 नहीं लिखा है, कारण इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन या प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से टकराने में टाइम सेम लगेगा, रिलैक्सेशन टाइम लगभग सेम ही होता है सबका। सिमिलरली अगर मैं v2 पूछूं तो u2 प्लस a2 इनटू टाउ। यहां पर एक चीज और नोटिस करने लायक है कि भाई साहब अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा अदरवाइज लेके चलता हूं, पार्टिकल, एक पार्टिकल यहां था, एक पार्टिकल यहां था, तो इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक आने में टाइम ज्यादा लगेगा, और एक पार्टिकल यहां और एक पार्टिकल यहां, तो दोनों को आने में कम टाइम लगेगा। तो अब उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा और टाइम पीरियड चेंज होगा, जो हमारा असम्पशन है एक्चुअली। क्योंकि पार्टिकल्स की लोकेशन अलग-अलग है तो उनको अपने आपस में इंटरेक्ट करने में टाइम डिफरेंट लगेगा। तो सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग-अलग है, लेकिन सभी पार्टिकल्स आइडेंटिकल होने की वजह से सबका एक्सेलरेशन तो सेम होगा। कितना होगा? दैट इज a ओनली। इसी तरह से मैं बोल देता हूं v3 बराबर u3 प्लस a इंटू टाउ 3। ये हो गया आपके पास थर्ड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। या टोटल उसकी वेलोसिटीज फाइंड आउट करते चले जा रहे हो। क्यों करते चले जा रहे हो? बिकॉज इसी से तो हमको उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी। यहां v1 v2 v3 इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, और अब अगर मैं इन सब का एवरेज निकाल दूं तो वही कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की परिभाषा क्या है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की परिभाषा है, पहली परिभाषा, पहली डेफिनेशन कि इट इज द वेलोसिटी व्हिच इज एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एक्सपीरियंस्ड या व्हेन इट इज पुट इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली। दूसरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन
It is the average velocity attained by the electron when it is presented inside an external electric field, जिसको मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ अब। Therefore Vd, यहाँ Vd का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या होगी इन सब का एवरेज, मतलब V1 plus V2 plus V3 and so on up till Vn divided by n, जिसको मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ तो Vd बराबर V1 V2 V3 इन सब की वैल्यूज रख देता हूँ मैं, तो U1 plus A into tau 1, U2 plus A into tau 2, U3 plus A into tau 3, ये कहानी चलती जा रही है, डिवाइडेड बाय n। ध्यान रहे मैं सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मैं और कुछ नया अनोखा काम नहीं कर रहा। अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लेना रोक के, वक्त कम बचा है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं। इन सभी वैल्यूज में मैं U1 U2 U3 एक साथ ले लेता हूं, U1 U2 U3 इन सबको ले लिया UN तक, प्लस इसमें से A कॉमन लिया और tau 1 tau 2 tau 3 up till n, this whole divided by small n। इसके डिनोमिनेटर्स को अगर मैं स्प्लिट कर लूं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां, तो डिवाइडेड बाय n इसका इंडिविजुअल और डिवाइडेड बाय n इसका इंडिविजुअल। डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया मैंने। डिनोमिनेटर को स्प्लिट करने के बाद हमने शुरू में क्लियर कर दिया था कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है। अगर एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है तो भाई साहब ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया। शुरू में कहा था ना, ये देखो एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये वैल्यू आपकी पूरी की पूरी 0 हो गई। प्लस बचा कितना, a into tau 1 plus tau 2 plus tau 3 up till tau n divided by n। इसको भी हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं, Vd बराबर a into tau, यहाँ पर a into tau में ये जो tau लिखा हुआ है मैंने, this tau represents average relaxation time, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी भाई साहब tau 1 plus tau 2 and so on tau n तक डिवाइडेड बाय n, जो कि यहाँ लिखी हुई है। तो इसका मतलब हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन आ गया a into tau। This is the formula for the calculation of drift velocity, जिसके पीछे इतनी सारी रामायण इतनी सारी कहानी अपन ने झेली। यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, आप चाहो तो इसके फॉर्मूले को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन आप पार्टिकल का निकाल चुके हो, कितना होता है e अपॉन m, तो ये हो गया माइनस ऑफ e इंटू e अपॉन m इंटू टाउ। तो आप यूं कह लो कि अभी हाल फिलहाल के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के आपके पास दो एक्सप्रेशंस हैं, एक है a इंटू टाउ, दूसरा है e अपॉन m इंटू टाउ। Is that thing clear to everyone? नोट कर लीजिए फटाक से, 2 ही मिनट बचे हैं क्लास के। और जब तक आप नोट कर रहे हो, मैं मसीरा से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बायो वाली है ये हमारे बीच में बैठी, मसीरा जी आर यू देयर? तो मसीरा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में भी करंट होता है? कहां पे होता है? मतलब ये कहना गलत तो नहीं होगा कि हमारी बॉडी के नर्व्स में, हमारी जो नर्व्स हैं उनमें करंट बहता है, करंट फ्लो करता है, गलत तो नहीं होगा? तो मेरा सवाल मसीरा जी सिर्फ इतना सा है कि वो करंट कितना होता है, कि हमारी बॉडी में कितना करंट फ्लो करता है? ऑब्वियसली इतना तो नहीं करता होगा, वरना अपन मर जाते। जल्दी बता दो, नहीं तो हुदा बता देगी। मसीरा, अरे साहिल भाई 1000 क्या कर रहा है साहिल? मर जाएगा आदमी बिजली के झटके से। बिजली के नहीं मेरे लाल, खुदा
it is 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10 की पावर -6। ये याद रखना है बायो वालों को स्पेशली, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आज की क्लास सबको समझ में आई होगी। क्लास का टाइम हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो सकता है कभी भी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। That's all from my side. Thank you very much.